नमस्कार दोस्तों, रोहित है यार। दोस्तों, अगर आजकल आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगातार न्यूज़ है। आप इसको न्यूज़ इन ट्रांजिशन कह सकते हैं। न्यूज़ इन ट्रांजिशन कहने का मतलब ये है कि अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है कि क्या होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना जजमेंट नहीं दिया है, पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बीट यूपीएससी और बीट स्टेट पीसीएस। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आपको पहले पता हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गे मैरिज है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, उनका जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन था उसको डील करने के लिए एक आईपीसी की धारा है, सेक्शन 377। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट लिया नवतेज जोहार केस में, और ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन था, जो सेक्सुअल उनका पोजीशन था, उसको डिक्रिमिनलाइज कर देता है कि ये अवैध नहीं है। दे कैन हैव ऑल द राइट्स टू हैव देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस। पर सेक्सुअल जो उनका ओरिएंटेशन था उसको तो डिक्रिमिनलाइज करता है, पर अब प्रश्न अगला एक स्टेज पर आता है कि क्या वो शादी कर सकते हैं। इसके लिए उन लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिस इज अ मैटर ऑफ अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ, और सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की गठन कर देती है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है। वेन एवर देयर इज, सुप्रीम कोर्ट क्या है? इट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को इंटरप्रेट करता है, एंड वेन द संविधान को जब भी उसको इंटरप्रेट करता है, और जब भी सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ, देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन जो कि राइट से और लार्जर लोगों को अफेक्ट करेगा, तो इट हैज द पावर अंडर आर्टिकल 145(3). इसके तहत क्या करता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मिनिमम 5 लोगों का पीठ होता है, 5 लोग उस पर बैठते हैं, और तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनता है। यह प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मिनिमम कितनी संख्या होगी? 5। किस आर्टिकल के तहत होगी? 145 क्लॉज 3। तो 2 दिन से बहस हो रहा था, आर्गुमेंट हो रहे थे, काउंटर आर्गुमेंट हो रहे थे। अब इन्होंने ये डिसाइड किया है कि नाउ इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विच विल टेक अ कॉल बिकॉज इट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ। अब प्रश्न उठता है कि क्या जो एलजीबीटी लोग हैं, जैसे यूजुअल क्या होता है, हमारा आपका ओरिएंटेशन क्या है कि अगर हम मेल हैं तो मेरा ओरिएंटेशन फीमेल के तरफ है। इन जनरल केस अगर कोई लड़की फीमेल है तो उसका ओरिएंटेशन मेल की तरफ है। ये क्या है कि जनरल है, समाज में ऐसा चल रहा है, पर जरूरी तो नहीं है कि व्हाट इज नॉर्मल फॉर यू मे बी एबनॉर्मल फॉर अदर पर्सन, राइट? हमारे और आपके लिए जो टेररिस्ट है, दूसरे के लिए हो सकता है वो शहीद हो। भगत सिंह हमारे और आपके लिए शहीद हैं, पर अंग्रेजों को दृष्टिकोण से वो टेररिस्ट थे। तो वही कहने का मतलब है, हम और आप नॉर्मल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही नॉर्मल है, जो गे लोग हैं उनके लिए ये एबनॉर्मल है। तो अब प्रॉब्लम ये उठता है कि लेट अस डेल्व मोर इनटू दिस, कि क्या जो ये जो गे वाला मामला है, क्या ये अभी ही है कि पहले से चलते आ रहा है? अगर आप एंशिएंट टेक्स्ट को देखेंगे तो संगम लिटरेचर में गे मैरिज का जिक्र है, गे लोगों के रिलेशनशिप का जिक्र है। इसका मतलब कि जो ओरिएंटेशंस है वो आज से नहीं चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। दिस इज द आर्गुमेंट विच इज बीइंग पुट फॉरवर्ड बाय द कम्युनिटी एलजीबीटी। उनका ये आर्गुमेंट है कि आप ही का नहीं है। उनका आर्गुमेंट कहना कि ये आज से अधिकार नहीं है। अगर आप खजुराहो के टेम्पल्स में जाएंगे तो खजुराहो के टेम्पल्स किस चीज के लिए फेमस हैं? इरोटिक स्कल्पचर्स हैं। जब इरोटिक स्कल्पचर्स हैं तो वहां पर मेल और मेल का डिपिक्ट किया गया है, वहां पर फीमेल और फीमेल का सेक्सुअल पोजीशंस को डिपिक्ट किया गया है। तो जो द पीपल हु आर फेवरिंग दिस एलजीबीटी राइट्स, और जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनका कहना है कि जो खजुराहो की मंदिर है वहां पर भी इस चीज को डिपिक्ट किया गया है। और जब वहां पर भी डिपिक्ट किया गया है तो इसका मतलब कि एंशिएंट टाइम्स में भी हम लोगों को राइट था। अगर राइट नहीं होता तो डिपिक्ट नहीं किया गया होता। कुछ और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि मेडिवल टाइम्स में भी ऐसा रहा है, और मेडिवल टाइम्स में अगर इन चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है, इसका मतलब उस समय भी ये लीगल था। और हम लोग जो कहा जाता है कि मेडिवल टाइम्स में जा रहे हैं। दीज आर द सेट ऑफ द आर्गुमेंट्स व्हिच आर बीइंग गिवन बाय द पीपल हु आर सपोर्टिंग द एलजीबीटी ग्रुप। ये उनका कहना है। अभी न्यूज़ इन ट्रांजिशन सॉरी अभी न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा भी ऊपर देखेंगे अनटिल और अनलेस पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है। हम लोग बस एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं, इसको डिसेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
अब थोड़ा सा देखिए कि इनको डिक्रिमिनलाइज किया गया, मतलब अगर कोई लड़का गे है, एक लड़का है और एक लड़का है, दोनों अपना जो भी उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, अब आकर पुलिस उनको पकड़ ली, आप ये नहीं उनको बोल सकते कि उनको जेल में डालो, बिकॉज इट हैज बीन डिक्रिमिनलाइज एंड दिस हैज बीन डिक्रिमिनलाइज इन अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट विच वी आर गोइंग टू लर्न। पहला अगर आप डेवलपमेंट देखो तो 2009 में एक बहुत फेमस केस हुआ, नाज फाउंडेशन केस, जो इनकी लड़ाई लड़ता था। एक एनजीओ है नाज फाउंडेशन जो एलजीबीटी कम्युनिटी की राइट को लेकर बहुत ही स्ट्रांगली व्यू पॉइंट पुट कर रहा था। तो 2009 में इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया और दिल्ली हाई कोर्ट टुक अ वेरी एक्सपेंशनिस्ट व्यू। दिल्ली हाई कोर्ट बहुत ही एक एक्सपेंशनिस्ट व्यू लेता है, पैरोकियल व्यू नहीं लेता है। और दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि दे हैव ऑल द राइट टू हैव देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस इंटैक्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट इनको क्या कहता है, सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज करता है एंड सेक्शन 377 वाज थ्रोन इनटू द डस्टबिन ऑफ द हिस्ट्री। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो धर्म के ठेकेदार हैं वो अगेन दे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट वो अप्रोच करते हैं। सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन भी एक लैंडमार्क केस है, बट सुप्रीम कोर्ट टुक अ वेरी पैरोकियल स्टैंड। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े होकर बड़ा रहना बड़ा मुश्किल काम है। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बहुत मुश्किल है बड़े होकर बड़ा रहना। हाई कोर्ट क्या करता है, इट टुक अ वेरी मॉडर्न व्यू, इट टुक अ वेरी मॉडर्न आउटलुक एंड इट डिक्रिमिनलाइज द सेक्स। हमको और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो लोग इस कम्युनिटी के हैं, आप उनका दर्द को समझने की कोशिश करिए, उन पर क्या बीतता है। अगर कोई लड़का का ओरिएंटेशन मेल टू मेल है और आपने उसका जबरदस्ती शादी करा दिया मेल टू फीमेल, अब इस लड़की का तो जीवन बर्बाद करेगा ही करेगा, और बाकी उसका ओरिएंटेशन मेल के तरफ है तो उसका पूरा एक ये मैरिज जो है एक फील्ड मैरिज हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको कंपेल कर दिया। तो इसका एक लार्जर रिपरकशंस भी है। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट टुक अ वेरी पैरोकियल व्यू, और जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, जो कि बहुत ही मॉडर्न आउटलुक का डिसीजन था, उसको सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करता है और डिक्रिमिनलाइज सेक्स था उसको फिर से क्रिमिनलाइज कर देता है। अगेन दे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। इनका फाइट आप देखिए, लोग लड़े बहुत हैं, एलजीबीटी वाले खूब लड़े हैं, और आपको थोड़ा सा गूगल करेंगे तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं। मैंने कहा गुरुस्वामी वगैरह को आप देखेंगे तो बहुत बड़ी वकील हैं, जिनका एक हियरिंग का 3-3 लाख रुपया फीस है। तो इनका थोड़ा सा आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन वगैरह पढ़ने का कोशिश करिएगा, बड़े बड़े लोग हैं, खूब लड़े इन लोग। 2018 में एक बहुत ही फेमस केस हुआ, नवतेज जौहर केस, और नवतेज जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट अपने आप को करेक्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेक्शन 377 शैल बी थ्रोन, इट इज द राइट टाइम दैट 377 शैल बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन ऑफ द हिस्ट्री एंड दिस एलजीबीटी पीपल जो हैं, इनके राइट के अधिकार का इनको दिया गया कि आप सेम सेक्स अपना आप ओरिएंटेशन कर सकते हैं एंड यू कैन हैव योर ओन लाइफ। हम लोग उस पर नहीं जाने वाले हैं कि किस ग्राउंड पर किया गया, पर एक चीज यहां तक समझ में आ गई। पर एक चीज समझ में आया कि आपने डिक्रिमिनलाइज तो कर दिया, ठीक है, आपने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, पर व्हाट अबाउट द मैरिज? पर हम कर तो सकते हैं, पर मैरिज का क्या कंडीशन है? क्या हम मैरिज कर सकते हैं? अब डिबेट इस पर आ गया कि मैरिज करने की अधिकार है कि नहीं है। मेल टू फीमेल तो है, फीमेल टू मेल तो है, पर क्या मेल टू मेल कर सकते हैं क्या? मेल टू मेल कर सकते हैं क्या? अब इट वॉज द नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट। अब नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट आता है, ये बोलते हैं कि हमको अगर डिक्रिमिनलाइज किए हो तो शादी करने का भी अधिकार दो। नाउ इट इज इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ। कैसे इन्वॉल्व कर रहा है, अभी उसको हम लोग डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सरकार क्या कह रही है। सरकार मैरिज को, जो एलजीबीटी जो कम्युनिटी है, इसके मैरिज को सपोर्ट करेगी कि अपोज करेगी? सरकार एकदम टूथ एंड नेल से अपोज कर रही है। जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता सर खूब आ रहे हैं और खूब अपने तर्क को रख रहे हैं। बट दिस एलजीबीटी पीपल आर गेटिंग रिप्रेजेंटेड बाय द बैटरी ऑफ द लॉयर्स। कौन है? अभिषेक मनु सिंह भी लड़ रहे हैं, केवी विश्वनाथन सर वन ऑफ द फाइनेस्ट वकील है, केवी विश्वनाथन सर लड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एक मीनाक्षी मैम है, मतलब बहुत ही विमेन राइट्स और महिला सशक्तिकरण की केस लड़ती है। और मीनाक्षी मैम का अगर आप फीस देखेंगे तो उनका 2 लाख पर हियरिंग है, मिनिमम फी बता रहे हैं आपको एक हियरिंग का, आपका भले ही डेट बढ़ जाए। तो दे आर पुशिंग देयर व्यू पॉइंट, दे आर पुशिंग द व्यू पॉइंट ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी। ये कह रहे हैं कि हमको डिक्रिमिनलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, हमको शादी का भी अधिकार दो। पर हम लोग अब थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लॉजिक्स हैं इनके। अगर आप लॉजिक देखोगे तो लॉजिक ये है कि एलजीबीटी कम्युनिटी कहता है कि हम मेल टू मेल भले कर रहे हैं। आप कौन होते हैं बताने के लिए कि हम मेल टू मेल कर रहे हैं? हम मेल टू मेल हम प्यार कर रहे हैं, हमको अधिकार है। जब हम मेल टू मेल प्यार कर रहे हैं तो हम इसको शादी करना चाहते हैं। जब शादी करना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इट मीन्स देयर मस्ट बी अ
ब्रीच ऑफ योर फंडामेंटल राइट। हम लोग उस चीज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज ये क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्लॉज ये कहता है राइट टू द फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ व्हाट? द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस चीज की बात हो रही है? हम अपने मन माफिक शादी करना चाहते हैं। इट इज द फ्रीडम ऑफ माई एक्सप्रेशन। मेरा एक्सप्रेशन क्या है? लड़का पसंद है, लड़की को लड़की पसंद है, तो मेरा एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन ऑफ माई लव मेकिंग। ये हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमको ओरिएंटेशन उसके साथ है, आप हमको करने नहीं दे रहे हैं, तो इट इज असॉल्ट ऑन माई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। द मोमेंट इट इज असॉल्ट ऑन माई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आई हैव ऑल द राइट्स टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट इज अ ब्रीच ऑफ माई फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। 19 क्लॉज के तहत हमारा फंडामेंटल राइट को ब्रिज कर रहे हैं। पर कुछ लोग अब ये सोचेगा कि अगर तुम लड़का हो और कोई लड़की को तुम अप्रोच कर लिए, अब इस लॉजिक के हिसाब से, अब लड़की को अप्रोच किया, लड़की मना कर दी, तुम आई लव यू बोल दिए, अब तुम बोलोगे कि 19 क्लॉज A के तहत ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बिल्कुल तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। भाई उसके तरफ से भी हाँ रहेगा तब हो सकता है, नहीं तो अब सुप्रीम कोर्ट मत चल जाना कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट पेनाल्टी लगा देगा। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। इस केस में क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है पर दोनों की तरफ से है। तो इनका कहना है कि 19 आर्टिकल 19 का मेरा वायलेशन हो रहा है, हेंस आई हैव अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द जस्टिस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि एक आर्टिकल 21 है। अगर आप आर्टिकल 21 को देखेंगे तो आर्टिकल 21 किस चीज की बात करता है? राइट टू लाइफ। पर क्या ये राइट टू द लाइफ है? नो, दिस राइट टू लाइफ हैज बीन एक्सपेंडेड। दिस हैज बीन एक्सपेंडेड इन द टर्म दैट राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। जब मोमेंट राइट टू लाइफ एक डिग्निफाइड लाइफ है, इसका मतलब क्या हो गया कि डिग्निफाइड लाइफ तभी हो सकता है जब मन माफिक आपका काम हो। जब मन माफिक आपका काम हो, आप जिससे प्यार करते हैं, आप उससे शादी नहीं कर सकते हैं, तो यू आर restraining me from a dignified life. The moment you are not allowing me to have a dignified life, it is a breach of the fundamental right of the article 21. Article 21 का breach है. The moment you are breaching the article 19, the moment you are breaching the article 21, I have all the right to approach the Supreme Court for the restoring of my fundamental right. तो कहने का मतलब अगर आप constitutional basis देखेंगे तो आर्टिकल 19 के वायलेशन के तहत इन लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 21 के तहत गए हैं इन लोग वायलेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट। अगर आप पुट्टा स्वामी केस देखेंगे तो पुट्टा स्वामी केस में क्या क्या कहा गया? राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। हम किससे प्यार करते हैं, हम किसके साथ सोते हैं, हम किसके साथ खेलते हैं, हम किसके साथ इंटरकोर्स करते हैं, इट इज अ प्राइवेट अफेयर। इफ इट इज अ प्राइवेट अफेयर विच इज अ फंडामेंटल राइट, द गवर्नमेंट और नो एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट टू डिक्टेट द टर्म्स। आप नहीं डिक्टेट कर सकते हैं बिकॉज यू हैव अपहोल्डेड इन द पुट्टा स्वामी केस दैट द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। हम होटल में किसके साथ जाते हैं, हम किसके साथ खाते हैं, हम किसके साथ सोते हैं, हम किसके साथ पीते हैं, इट इज अ मैटर विच इज रिलेटेड टू माई प्राइवेसी एंड द मोमेंट the privacy is a fundamental right. The moment you are not allowing my private affairs, it means it is a breach of my fundamental right and I have all the right to approach the Supreme Court. तो ये उसका constitutional basis है जिसके basis पे ये Supreme Court जा रहे हैं। अगर आप और डिटेल में इनका देखेंगे तो इनका स्टेट ऑफ लॉजिक और क्या है? इनका एक और ये कहना है कि जो गवर्नमेंट लॉजिक दे रही है वो एक आप नैरो इंटरप्रिटेशन लेके लॉजिक दे रही है, वो हिंदू मैरिज एक्ट का लॉजिक दे रही है जिसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो बहुत ही एक पेडेंटिक इंटरप्रिटेशंस है, एक बहुत ही रूड इंटरप्रिटेशंस है और उसको रिजेक्ट करते हैं और बेसिकली दे आर अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। अब सरकार का क्या लॉजिक है? सरकार का भी एक अलग सेट ऑफ लॉजिक है। सरकार कहती है कि देखो भाई, आप कानून नहीं बना सकते हैं। कानून बनाने का अधिकार किसका है? लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार है, पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। क्यों लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार है? लेजिस्लेचर कौन है? लेजिस्लेचर अकाउंटेबल है। किसको अकाउंटेबल है? देश के लोगों के लिए अकाउंटेबल है। सुप्रीम कोर्ट किसको अकाउंटेबल है? किसी को अकाउंटेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला है। आप लोग 10-20 जज बैठे हुए हैं, 30-35 जज बैठे हुए हैं। यू डोंट रिप्रेजेंट द सोसाइटल इथोज ऑफ द कंट्री। सोसाइटी का इथोज क्या है? आप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप अलग से आप ओपिनियन ले लेंगे। ये जो सोसाइटल इथोज को कौन रिप्रेजेंट करता है? लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? हम और आप किसके पार्ट हैं? हम और आप सोसाइटी के पार्ट हैं। सोसाइटी में जो लोग होते हैं वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं जो कि बाद में जो आपका कानून बनाता है। दिस लेजिस्लेचर इज रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटल इथोज। दिस लेजिस्लेचर विल मेक द कानून इन कॉन्सोनेंस विद द सोसाइटल इथोज। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह का है कि कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर को है। यू हैव नो राइट, द सुप्रीम कोर्ट हैज नो राइट टू इंटरफियर इन द सोसाइटल इथोज ऑफ द लॉ मेकिंग, बिकॉज द मोमेंट यू आर डूइंग दिस, यू आर ब्रेकिंग द
जो डिवीजन है लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशियरी का, आप उसको ब्रिज कर रहे हैं, एंड दिस विल फॉल इनटू अ क्लासिक केस ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। वो कहता है कि तो जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में आ जाएगा। ये तुषार मेहता सर का लॉजिक है। सॉरी, जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में आ जाएगा। लेट द लेजिस्लेचर डिसाइड। वहां पर बहस होगा, सुप्रीम पार्लियामेंट में बहस होगा, और जब बहस होगा तो बहस होने से डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का व्यू पॉइंट आएगा जो डिफरेंट डिफरेंट समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बहस के बाद एक अमृत निकलेगा। इस मंथन के बाद एक अमृत निकलेगा, एंड लेट दैट बिकम द लॉ। हु आर यू टू डिसाइड अपॉन दिस, बिकॉज इट विल बिकम अ क्लासिक केस ऑफ द जुडिशियल ओवररीच और द जुडिशियल एक्टिविज्म, माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा लॉजिक क्या है, इनका कहना है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट जिसके तहत जो पर्सनल लॉ है, उसके तहत क्या है, उसमें ये मेंशन है कि शादी मेल और फीमेल के बीच में होगा या फीमेल और मेल के बीच में होगा। जब ये हिंदू मैरिज एक्ट जिसके तहत आप शादी कर रहे हैं या डाइवोर्स करते हैं, उसमें मेल और फीमेल मेंशन है, मेल और मेल मेंशन ही नहीं है, तो आप कौन होते हैं इस चीज़ को करने वाले, चेंज करने वाले? आप इस चीज़ का फालतू का इंटरप्रिटेशन मत करिए, क्योंकि वहां पर कैटेगोरिकली मेंशन है मेल और फीमेल और फीमेल और मेल। दिस हैज बीन कैटेगोरिकली मेंशन, सो डोंट अननेसेसरी चेंज दिस। क्यों? चेंज करने का अधिकार आपको नहीं है। चेंज करने का अधिकार लेजिस्लेचर को है। लेजिस्लेचर को जब उचित लगेगा तो वो चेंज करेगा। तो आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम का अपने संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सेम अमेंडमेंट कर दिया संविधान में, जबकि अमेंड करने का अधिकार लेजिस्लेचर को था। तो तुषार मेहता सर कह रहे हैं कि ये चीज को अमेंडमेंट करने की आप तनिक भी कोशिश मत करिए। आप अपने पावर को तोड़ रहे हैं, आप अपने पावर को एक्सपैंड कर रहे हैं। वो जो डेलिकेट बैलेंस है उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आपने कॉलेजियम के केस में कर दिया कि जज ही जज को अपॉइंट करेगा। ये कहां से जायज है? So that was a kind of a amendment which was done by the Supreme Court, for which the Supreme Court has no right. It falls into the domain of the legislature. तो इनका ये आर्गुमेंट है कि कैटेगोरिकली पैराग्राफ में मेंशन है कि शादी मेल और फीमेल के बीच में होगा, फीमेल और मेल के बीच में होगा। So don't never try to disturb this delicate balance, and don't ever try to change the constitution. Don't ever try to change this law. हिंदू मैरिज एक्ट को आप चेंज करने की कोशिश मत करिए, because it falls in the domain of the amendment, and the amendment करने का अधिकार मात्र लेजिस्लेचर को है, आपको करने का अधिकार नहीं। इनका एक सेट ऑफ लॉजिक है। इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ लॉजिक ये है, अगर आप इनके लॉजिक को देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ लॉजिक ये है, कहते हैं कि भाई ठीक है, मेल तुम शादी कर लिए, अब तुम बच्चा भी पैदा करोगे, पर तुम बायोलॉजिकली बच्चा तो पैदा कर नहीं सकते। कैसे बच्चा पैदा करोगे? तो तुम क्या करोगे? बच्चा को गोद लोगे। अब ये जो बच्चा को तुम गोद लोगे, इसको भाई अगर हम, मेरे माताजी और पिताजी हमको पैदा किए हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस। जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरे भाई का भी अधिकार है और मेरा भी अधिकार है। इनहेरिटेंस इसी तरह से चल रहा है। पर ये जो बच्चा तुम गोद लोगे, इसका इनहेरिटेंस का हम कैसे क्या करेंगे? भाई हम अगर कानून बनाएंगे, हमको देश चलाना है, तो तुम तो थोड़ी अपना बहुत मॉडर्न आउटलुक लेके तुम चल गए, पर उसका रिपरकर्शन होगा, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि अभी आप बिहार में देखें कि शराबबंदी है, लिकर बैन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है, बहुत ही एक सराहनीय कदम है, पर अगर आप देखेंगे कि पूरा जुडिशियरी एकदम क्लॉग हो गया है। जुडिशियरी में इतने केस हैं दारूबाज के कि मतलब मत कहिए, पूरा जुडिशियरी उनको बेल देने में ही परेशान है। तो आपने एक डिसीजन लिया, एंड दैट डिसीजन हैज डैमेज द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट, पूरा उसको चौपट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि तुम तो बहुत ही क्रांतिकारी बन जाओगे, तुम तो क्रांतिकारी बन के निकल जाओगे कि हम डीवाई चंद्रचूड़ हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही ये हैं वो हैं, तमाशा है, ढिमकाना है। पर गवर्नमेंट का स्टेट ऑफ लॉजिक ये है कि हम क्या करेंगे? तुम तो अपना जजमेंट दे के निकल गए, मेरा क्या होगा? अब ये जो बच्चा का गोद लेगा, भाई कैसा बच्चा का गोद लेगा? बच्चा का गोद लेने का नियम अलग है। अब उस बच्चा को गोद ले रहा है, बाद में इस बच्चा कोई बोलेगा कि हम इसको गोद लिए हैं, अब इसको बोलेगा कि हम इसको अपना बच्चा मानने से इनकार करते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम तो इसी में फंसे रह जाएंगे, कौन बच्चा का गोद ले रहा है, कौन बच्चे का गोद नहीं ले रहा है। हमारे केस में जो हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें तो कैटेगोरिकली मेंशन है कि आप बच्चा को, क्या बच्चा पैदा हुआ उसका अधिकार हो गया। वहाँ पे बहुत चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर नीटी ग्रिटी बहुत कठिन हो जाएगा, और हम लोग को इंप्लीमेंट करना प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये सेट ऑफ लॉजिक सरकार के चल रहे हैं, जो कि एक वैलिड है। इन लोगों का जो लॉजिक है ये भी बहुत वैलिड है। एक तरफ इनका है कि जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन का अधिकार है। तो अभी लॉजिक और काउंटर लॉजिक चल रहे हैं। इट इज़ अ न्यूज़ इन द ट्रांजिशन, इस पर नज़र रहेगा, और जब नज़र रहेगा तो जैसा अपडेट होगा आपके सामने हम लोग आते रहेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।